नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी है और हमारे अतीत के भाग 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास का 6वां चैप्टर, नगर, व्यापारी और शिल्पीजन। एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह मंदिर नगर था, एक प्रशासनिक केंद्र था, एक वाणिज्य शहर था, एक पतन नगर था अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्य कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के भी केंद्र थे। देखिए, मैं यहाँ पर आपको कुछ जो नगर दिखा रहा हूँ, ये मध्य और दक्षिण भारत के व्यापारिक और शिल्पकारी उत्पादों के प्रमुख केंद्र थे। जिनमें उत्तर की तरफ अगर देखें तो ये काबुल, इसके बाद जैसे अपन नीचे की तरफ आते हैं तो ये राजस्थान का पुष्कर, अजमेर, फिर उत्तर प्रदेश में वृंदावन, इधर साइड में अगर जाए पूर्व की तरफ तो मुर्शिदाबाद और कलकत्ता, इधर तो गुजरात की तरफ जाए तो अहमदाबाद, सोमनाथ और सूरत, अगर महाराष्ट्र की तरफ आते हैं तो बम्बई, इधर मध्य की तरफ बरार, फिर इसके बाद बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, और नीचे दक्षिण की तरफ अगर आते हैं तो यहाँ बहुत सारे हैं, मसूलीपट्टनम, हम्पी, कमालपुरम, स्वामी मलाई, तिरुपति, मद्रास, महाबलीपुरम, कांचीपुरम, तिरुवंतमलाई, इसके बाद उरैयूर, तंजावुर और मदुरई। ये पूरे जो क्षेत्र थे ये दक्षिण तथा मध्य भारत के व्यापारी और शिल्पकारी उत्पादों के प्रमुख केंद्र रहे हैं उस समय के। तो ये आगे बढ़ते हैं प्रशासनिक केंद्रों के बारे में। अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा था। अब याद करिएगा चोल वंश के बारे में आपने क्या पढ़ा था, तभी आप रिकॉल कर पाएंगे और आगे की जो स्टडी है उसको समझ पाएंगे। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर चलते हैं। देखिए, तंजावुर जो राजधानी चोलों ने बनाई थी वो रैयूर के थे, और रैयूर में जो राजा थे दक्षिण के, उनने क्या किया था, तंजावुर को राजधानी बनाया था। वहां पे एक मंदिर भी बनवाया था, उस मंदिर का कुछ नाम था, याद करिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि वह कौन सा मंदिर था, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले का था कि यात्रा पर चले। आइए अपन अपने कल्पना के घोड़ों पर वहां सवार होकर चलते हैं जहां तंजावुर है। वर्षों में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी की इस सुंदर नगर के पास बहती है। मतलब वर्ष में 12 महीने, मतलब वर्ष भर 12 महीने कावेरी नदी सुंदर नगर के आसपास ये पास से बहती है। राजा राजराज चोल द्वार निर्मित राजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुचन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक में राजमहल हैं जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंदिरों में अपना दरबार लगाते हैं, यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बनाते हैं। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों, आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती राज्य उरैयूर के सलीय बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे झंडियां बनाने का कपड़ा राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थपति और मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्ति तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया में मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे। वे मंदिर को भूमि और धन अनुदान में देते थे। उनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थ यात्रियों और पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। आइए आगे जानते हैं कांस्य से घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक। कांस्य एक मिश्रित धातु है जो तांबे और रांगे यानी कि टिन के मेल से बनती है। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है और यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है।
चोलकालीन कांस्य मूर्तियां अध्याय 2 में हम जब देखें तो लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती हैं। इस प्रविधि के अंतर्गत है ना, जो वैक्स जो मोल्डिंग होती है, उस वैक्स मोल्डिंग का एक प्रोसीजर है। मतलब उसको क्या है, एक अपन क्या है मोम की एक गुड़िया जैसा बना लेते हैं, उसको फिर अपन सांचे में डाल देते हैं। फिर ऊपर से जब अपन इसका जो घोल है, मतलब जो लिक्विड का जो गर्म गर्म जो लिक्विड का घोल है, वो जब ऊपर से डालते हैं तो मोम क्या हो जाती है, पिघल जाती है, और जो उसका शेप रहता है उस जगह पे वो सेम मूर्ति बन जाती है। अब इसको किस तरीके से इसमें बताया वो अब मैं बताता हूँ। टेक्निकली तो मैंने आपको ये चीज समझा दी। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी, जिसे चिकनी मिट्टी के में पूरी तरह लिप्त कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। और जब वह पूरी तरह से सूख जाती थी तो उसमें गर्म किया जाता था और उसे मिट्टी का आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बहाकर निकाल दिया जाता था। और फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। आपके विचार में इस प्रविधि के प्रयोग में क्या क्या लाभ थे? देखिए, ये जो विधि है, इस विधि का आज भी यूज होता है ना। ये जो टेक्निक है, ये मोल्डिंग टेक्निक है, वैक्स मोल्ड टेक्निक कहलाती है। आज भी बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियों को इनके द्वारा ऐसी कई विधियों के द्वारा बनाया जाता है। और भी इससे बेहतर टेक्निक हमारे आज वर्तमान में विज्ञान ने खोज निकाली है। क्योंकि ये जो पुरानी टेक्निक थी, जिसका यूज जो है वो एक शार्प बढ़िया सुंदर मूर्ति बनाने के प्रक्रम में की जाती थी। तो ये देखिए किस तरीके से कितना बढ़िया इसको बनाया हुआ है ना। ये जो चित्र है कांस्य मूर्ति, जिसमें कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते दिखाया गया है। देखिए इसको कितना बढ़िया जो है, बढ़िया दृश्य है। इसमें श्री कृष्ण जी को कालिया नाग के ऊपर उसको काबू करने वाला एक दृश्य जो है प्रदर्शित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिरों के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारों में लगाते थे और समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। भाई अब जो मंदिर है, मंदिर के आसपास क्या है, रहना इसलिए शुरू हुआ क्योंकि क्या है, उससे जुड़ी हुई चीजें जो है वो धीरे धीरे क्या हुई, बढ़ती गई। पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिरों तथा उनके दर्शनार्थियों और तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या है, वहां धीरे धीरे बसने लगे और इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। और इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। और जैसे मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामिनी यानी भिलसा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरई और आंध्र प्रदेश में तिरुपति हैं। तो ये जो अच्छी अच्छी जगह थी, इनके नाम बताए। इनके आसपास क्या हुआ था, देखिए मंदिर, जो बड़े मंदिर हैं उनके आसपास अगर आप कभी मैहर गए हो या फिर चलिए मैहर का ही उदाहरण लेते हैं। अगर कभी आप मैहर गए हो तो मैहर के पास क्या है, सतना से पहले पड़ता है, कटनी के बाद पड़ता है। तो उस जगह के बारे में माता शारदा जी का ये स्थान है और माता शारदा जी के स्थान पर जो चारों मतलब हजारों दर्शनार्थी उसमें प्रतिदिन आते हैं और उन्हीं दर्शनार्थियों और तीर्थयात्रियों को उनकी सुविधाओं को प्रोवाइड कराने के लिए, उन्हें देने के लिए उसके मंदिर के नीचे बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। उन सभी दुकानों के और उनकी शॉप्स के लगने का उद्देश्य क्या है कि जो लोग आते हैं और वो उनसे प्रसाद या उनसे उन मंदिर से जुड़ी हुई चीज़ें, चढ़ावा, जो माता जी के वस्त्र, चुनरी, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं और उनको लेकर माता जी को अर्पण करते हैं और अपने जो उनके काज हैं वो अपने पूरे करते हैं। पर जिस तरीके से वो जिनसे लोग खरीदते हैं तो उनसे उनका गुजर बसर चलता है और वो अपने घर परिवार का भरण पोषण उसी पैसों से करते हैं। तो ये जो प्रोसीजर थी, इसकी के अकॉर्डिंग क्या है, लोग धीरे धीरे इन्हीं स्थानों के आसपास बसने लगे और उनकी चीज़ों को पूरी मतलब पूर्ति करने के लिए उनको तीर्थयात्रियों को प्रोवाइड करने लगे, जिससे उनका क्या है, रोजमर्रा का जीवन जो है वो बेहतर चलने लगा। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश और तिरुवंतमलाई तमिलनाडु ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अजमेर यानी जो राजस्थान में है, 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया।
यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसका अपन अध्याय 8 में देखेंगे, यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे और उनके दर्शनार्थी और श्रद्धालु सभी पंथों मतों में के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, जहां प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। चलिए आगे जानते हैं छोटे नगरों का संजाल। 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप के अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था और उनमें आमतौर पर एक मंडिपिका जो बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा होती थी, जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। और उनमें ऐसी गलियां थीं जहां दुकानें एवं बाजार थे, जिन्हें हट यानी कि बाद में हाट कहा जाता था। और इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों, शिल्पियों जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वाले आदि के अलग अलग बाजार होते थे। और कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर घूम घूम कर क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों के स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। तो ये जो अभी अपन ने सेक्शन पढ़ा, इसमें छोटे नगरों का संजाल मतलब क्या है? कुछ ऐसी जगह थी जहां पर क्या है, बड़े नगर तो नहीं थे, पर कुछ ऐसी जगह थी जहां पे लोग अक्सर आया जाया करते थे। मतलब जैसे कहा जाए कि मतलब जो धीरे धीरे बसने वाली जगह है ना, वहां पे धीरे धीरे क्या हुआ, मंडियां लगने लगी, दो लोगों ने दुकानें लगाने लगे, तो वो सब चीजें धीरे धीरे क्या है, छोटे नगरों का संजाल बनने लगा और बाद में उनसे क्या बहुत बड़ी मात्रा में लोग कामकाज ढूंढने लगे। अपने जिले के नगरों की सूची बनाओ तथा उनका प्रशासनिक केंद्र, मंदिर, नगर, तीर्थ केंद्रों के रूप में वर्गीकृत करो। तो ये एक कार्यकलाप है जो आपको दिया जाता है। नगर का एक बाजार, देखिए नगर का एक बाजार आपके सामने ये रखा गया है। इसमें जो लोग हैं वो अपने, देखिए दुकानें जो लगी हुई हैं, ये इस सड़क के दोनों ओर इसमें दुकानें लगी हुई हैं। इन दुकानों पर देखिए लोग ऊपर की तरफ अपने रहवास बनाते हैं, जहां पर देखिए बच्चे हुए ऊपर हैं, एक महिला जो अपने कपड़े वगैरह का जो सुखाने का काम कर रही है। इसके बाद ये देखिए कुछ लोग अपने बालकनी में खड़े हुए हैं, ये बंदा भी बालकनी में खड़ा हुआ है और नीचे की तरफ दुकान का कारोबार चल रहा है और दुकान में बहुत सारे लोग अपनी निजी जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को ले रहे हैं। ये पूरे सेक्शन में इसी तरह की चीज़ें, ये देखिए जानवर भी हैं, घूम रहे हैं कुछ कुछ। तो ये पूरा जो सेक्शन आपको दिखा रहे हैं, ये क्या है, एक बाजार का रूप है जो अभी अपन ने पढ़ा, उससे जुड़ा हुआ। आमतौर पर कई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास के किलेबंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारी शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनके निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। सुनिए अब इसके बारे में, बाजारों पर क्रय। यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है, जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकार द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जाते थे। शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तेल पर और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारियों पर, धातु की चीजें बेचने वालों, आसवकों, तेल, पशुचारों और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में और कुछ अन्य नगद रूप में वसूले जाते थे। आज बाजार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। इन्हें कौन इकट्ठा करता है, वे किस प्रकार वसूल किए जाते हैं और उनका प्रयोग किस काम के लिए होता है। बड़े और छोटे व्यापारी, ये देखिए यहाँ पर एक चीज और आपके सामने दिखाता हूँ। लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ एक कारीगर, इस कारीगर को देखिए। ये कारीगर क्या है, लकड़ी की सामान पर कारीगरी कर रहा है और ये बेहतर कारीगरियों के नमूने हमने बहुत सारे मतलब अपने जो पुरातत्व हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ों में हमने देखे हुए हैं कि जो नक्काशी का काम है कितना शानदार और बढ़िया हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। बड़े और छोटे व्यापारी, व्यापार कई प्रकार का हुआ करते थे।
और उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़े के व्यापारी, और अपने संघ बनाते थे। मतलब घोड़े के व्यापारी क्या अपना संघ बनाते थे, और उनका एक मुखिया होता था। वह मुखिया उनकी ओर घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। मतलब एक पूरा संघ हो गया, संघ का एक व्यापारी क्या है, हेड हो गया। उस मुखिया का काम होता था कि वो लोगों के पास जाके उस घोड़ों के बेचने की डीलिंग करके आता था, और फिर वो बेचे जाते थे। क्योंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ यानी गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम ग्रामम और नानादेशी थे। ये व्यापारी संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इसके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय भी थे, जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। मतलब जो गुजराती समुदाय व्यापारी थे, उनमें हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों या फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया या चीन से व्यापार करते थे। और वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे, और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत तथा दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। मतलब जो पश्चिमी तट है, वहां पर कौन बस गया था? अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी, सीरियाई ईसाई है ना, ईसाई नहीं, सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे। तो लाल सागर के बंदरगाहों में क्या बेचे जाते थे? भारतीय मसाले, कपड़े वो कौन खरीदता था? इतालवी व्यापारी। कौन खरीदता था? इतालवी व्यापारी लाल सागर में बंदरगाहों पर क्या भारतीय मसाले और कपड़े खरीदता था, और वहां से वे उसे यूरोप बाजार में पहुंचाते थे, और उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले जैसे काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजन के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे, और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीजें ही यूरोपीय व्यापार को भारत तक खींच लाई। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र ही आगे पढ़ेंगे। आइए जानते हैं काबुल के बारे में। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरे की एक सौदागर जो बेप्टिस्टे टेवनियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपयों का होता था, जो कि उन दिनों में एक बहुत बड़ी रकम समझी जाती थी। काबुल में मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताजे फल ऊंटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। गुलामों को भी क्या किया जाता था? बेचा जाता था। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इस काल के दौरान लोगों तथा माल का आना जाना लगा रहता था। आपके विचार से इस आवाजाही का नगरों तथा गांवों के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? नगरों में रहने वाले कारीगरों की सूची बनाएं। देखिए, जब जो कार्य क्रियाकलाप हैं सब जगह के अलग अलग हैं। आज जैसे सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट है जिसे मैं आपके सामने रखता हूँ, आप खुद इस चीज पर मतलब विमर्श करिएगा, विचार में, कि जिस मान लीजिए एक छोटा सा गांव है, उस गांव में भी बहुत बेहतर तरीके से मंडी लगती है, और वहीं आपके शहर में भी एक बढ़िया तरीके से मंडी लगती है। दोनों मंडियों में बेचने वाला सामान उसी ऋतु के अकॉर्डिंग होता है। तब उस जगह पर और इस जगह पर जो असमानता विषमताएं हैं वो कैसी हैं? उस जगह के रहन सहन के अकॉर्डिंग है। तो उसमें ज्यादा प्रभाव तो नहीं था। नगर के लोग नगर से ही होते थे, शहर के लोग शहर से ही होते थे। बस कुछ चीजों का फर्क हो सकता था कि गांव में बेचे जाने वाली सब्जियों का रेट जो है शहर में बेचे जाने वाली सब्जियों के मूल्य में 19-20 का हो सकता है अंतर हो, क्योंकि गांव की खेती में किए जाने वाली बेचे जाने वाली फसल उनके लोगों के स्वयं की निजी संपत्ति होती थी, और वो उसको क्या है स्वयं के दाम पर बेचते थे। और शहरों में इसी चीज के क्या है, उनके मूल्यों को बढ़ा दिया जाता था। साथ ही जो वहां के राजा थे, सामंत थे, वो उनसे टैक्स लेते थे, तो कर का पैसा भी वो उसी में जोड़कर बेचा करते थे। तो इस अकॉर्डिंग क्या कहा जा सकता है कि उसका पैसा थोड़ा सा मूल्य जो है वो बढ़ जाता होगा, और उसका जो है कम रहा होगा। अब इसके अलावा क्या रहा होगा, इस पे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चर्चा अवश्य चलेगी और आगे भी हम इन चीजों पर बढ़ते चलेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नगरों में शिल्प। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी के जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। पंचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिस सुनार, कसेस, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। और इसी प्रकार सालियार या कैकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। देखिए पीतल के इस मोमबत्ती दान का काला आवरण, देखिए इसको कितना बढ़िया बनाया हुआ है, ये मोमबत्ती दान है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। शॉल का बॉर्डर, जो शॉल बनाई जाती थी उस शॉल का ये क्या है, बॉर्डर है। कितना बढ़िया इसको बनाया गया है, आप देख सकते हो, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। शहरों के बदलते हुए भाग्य। कई शताब्दियों के लंबे समय के में अहमदाबाद, गुजरात जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। और इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था और वह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया। लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहां के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़ों के साथ प्रतियोगिता में टिक ना सके। हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत नजदीक से एक नज़र सुनिए आप। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है और यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों का निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसी किसी भी जोड़ने वाली मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। देखिए कितना बढ़िया ये जो हम्पी का है वो इसको देखिए कितना बढ़िया इसको बनाया हुआ है। इनको क्या है, हम्पी के अहाते की टूटी हुई दीवार के बुर्ज का दृश्य, ये बुर्ज है और उससे टूटी हुई दीवार से अपन बुर्ज का दृश्य देख पा रहे हैं। एक किला बंद नगर, सुनिए जरा इसके बारे में, किला बंद नगर के बारे में। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन कुछ इस प्रकार किया। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है, जो दीवारों और बुर्जों में सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं है, बल्कि बहुत मजबूत राजगीरों का एक ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। इसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं, जिसकी छत सपाट चपटी है। आपके विचार में यह नगर किलेबंद क्यों था? अब इस पर एक चर्चा आप करिएगा इसे दोबारा से सुनकर। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहां के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहां स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे, जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। वहां सुनियोजित बाग बगीचे भी थे, इनमें कमल और टोडा की आकृति वाले कला के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दी के अपने समृद्ध काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था और उन दिनों हम्पी के बाजारों में मूरो मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त नाम चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियों विरूपाक्ष यानी शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। महानवमी पर्व, जो आज दक्षिण में नवरात्र पर्व कहलाता है, इन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातात्विकों में उन महानवमी मंच को खोज निकाला है जहां राजा अपने, देखिए हम्पी का ये जैसे हम्पी के विट्ठल मंदिर का एक पत्थर का बना हुआ रथ है, वो कितना बढ़िया है ना, ये पत्थर का बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जहां राजाओं ने अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था
और अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करता था। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत तथा मल्ल युद्ध के कार्यक्रम को देखा करते थे। सन 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। इसको फिर से सुन लीजिएगा, किस कारण से उसका विनाश हुआ। सन 1565 में दक्कनी सुल्तानों, कौन दक्कनी सुल्तानों? गोलकुंडा, बीजापुर, अहमद, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। ठीक है, तो दक्कनी सुल्तान कौन थे? गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के द्वारा विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। सूरत मुगल काल में कैबे यानी आज के खंबात और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था, जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने और माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने सन 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। किसी भी समय 100 जहाज के आसपास भिन्न भिन्न देशों के जहाज जो है वो यहाँ पर लंगर डाले देखे जा सकते थे। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थीं जो सूती कपड़ा, थोक और फुटकर कीमतों पर बेची जाती थीं। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों यानी जरी के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों में से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। वहाँ भव्य भव्य और असंख्य मनोरंजक स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थीं। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधपतन प्रारंभ हो गया और इसके कई कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादों की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बंबई यानी वर्तमान मुंबई से प्रतिस्पर्धा, जहां सन 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। जो ऊपर छोड़ा उसको सुनिए अब जरा। वाणिज्य केंद्र क्या होते हैं? एक ऐसा स्थान जहां विभिन्न उत्पाद केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है। मतलब जहां से जिन फैक्ट्रियों से सामान बनता है उनसे जो उत्पाद केंद्रों से आने वाला माल, मतलब फैक्ट्रियों से आने वाले माल को खरीदा और बेचा जाता है, वह स्थान वाणिज्यिक केंद्र होता है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला सामान जिस जगह आकर खरीदा बेचा जाता है वाणिज्य केंद्र कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुंडी एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जोखिम भरा दौर, मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। मसूलीपट्टनम यानी कि मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। सुनिए, मछुआरों का एक गरीब नगर। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम बेथवर्ल्ड ने सन 1620 में इन शब्दों में मसूलीपट्टनम का वर्णन किया है। सुनिए, यह गोलकुंडा का मुख्य पतन है जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है और यह एक छोटा नगर है पर घना बसा हुआ है, बिना किसी चार दीवारी के और खराब तरीके से बना हुआ
ना ही यह अच्छी जगह स्थित है और इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यहाँ जहाज़ों के लिए लंगर डालने की सुविधाएं हो गईं, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे। चूंकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते रहते हैं, यह उनके लिए निवास की व्यवस्था करता है। अंग्रेजों और हॉलैंड वासियों ने मसूलीपट्टनम में अपनी बस्तियां बसाने का निर्णय क्यों किया? वो इसलिए किया दोस्तों, क्योंकि अंग्रेज और हॉलैंड वासियों का उस जगह पर अपनी कंपनी थी मसूलीपट्टनम में, और वहां पर उनका आना जाना लगातार रहता था। तो जब बार बार आपको किसी जगह से आना जाना पड़े, तो और आप इतने समृद्ध हैं कि वहां पर कुछ रहने की व्यवस्था कर सके, तो आप क्या करते हैं? रहने की व्यवस्था करते हैं। और चलो आप इतने समृद्ध नहीं भी हो और आपको यहाँ से मान लीजिए दिल्ली जाना है, आपके घर से तो दिल्ली जाना है और 4 दिन के लिए जाना है, कुछ काम है, तो अब आप क्या करोगे? आपको जाना है, वहां रुकना तो पड़ेगा। अब उस रुकने की व्यवस्था के लिए आपको झक मार के होटल में व्यवस्था करनी पड़ती है, लॉज में करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि आपके रुकने और जनरल चीजों को अपने के लिए, सोने उठने बैठने के लिए आपको कुछ जगह तो चाहिए अपने आश्रय के लिए। तो वो ही चीजों की बात है कि अंग्रेज और हॉलैंड वासियों ने मसूलीपट्टनम में अपनी बस्तियां बसाने का निर्णय इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर उनकी क्या थी? कंपनियां थी, और ये मछुआरों का एक गरीब नगर जाना जाता था। यहाँ के लोग भी उनकी मदद करते थे। सुनो अब आगे। गोलकुंडा के कुल्बशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू कर दिया। अब किसने कर दिया? गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहां का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए। विभिन्न व्यापारी समूह गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु कोमटी, चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली, तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को अपना भी आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया, है ना। जो क्या कहते हैं, स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में क्या कर दिया? उसने भिड़ाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। क्या है कि जो मतलब गोलकुंडा के जो कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों और तेलुगु कोमटी, चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक ही अपनी शक्ति बढ़ा ली, तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने क्या किया? मुगलों का सूबेदार कौन? मुगलों का सूबेदार जो है था, उसने गोलकुंडा में अपनी शक्ति बढ़ा ली थी, और उसने उसके प्रतिनिधि जो कि उसे सूबेदार, क्या उसका नाम क्या था? मुगलों का सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासी और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। और सन 1686 से 87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब आपस में लड़ाया, लड़ाने के बाद क्या है, जब लोग आपस में लड़ने लगते हैं तो तीसरा व्यक्ति क्या करता है? मलाई खा लेता है। तो बस वही हुआ कि जब मुगलों के जो मीर जुमला थे, उन सूबेदार, उसने दोनों अंग्रेजों के, हॉलैंड वासी और अंग्रेजों को लड़ा दिया। लड़ाने पे क्या हुआ? एक दोनों पक्ष जो है कमजोर हो गए, और उस स्थिति पे क्या है, औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अपना स्थापत्य जैसा काबू कर लिया। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पाद केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। अब जब कंपनी के व्यापारी बंबई यानी वर्तमान मुंबई, कलकत्ता यानी वर्तमान का कोलकाता, और मद्रास यानी वर्तमान में चेन्नई चले गए, मतलब जो कंपनी के व्यापारी थे वो बंबई, कलकत्ता, मद्रास चले गए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा, और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधपतन हो गया, और आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ष नगर के से अधिक कुछ नहीं है। मसूलीपट्टनम जो एक समय बहुत बड़ा नगर हुआ करता था, वो आज की डेट में क्या हो गया है? कुछ ना के बराबर हो गया है, कुछ भी नहीं। नए नगर और व्यापारी सुने, 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेज, हॉलैंड वासी और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गुफ्फर और वीर जी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, इनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्र व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौ शक्तियों का प्रयोग किया।
भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरकर स्थापित हो गए। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया और इसमें इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रूप, रंग और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए, किंतु इस काल में शिल्पकारों को की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्हें जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनने के लिए नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। 18वीं शताब्दी में बंबई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर हैं। शिल्पी और वाणिज्य के बड़े बड़े परिवर्तन आए। जब बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी कि देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज तथा कोलकाता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। 18वीं शताब्दी में शिल्पकलाओं तथा वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष में पढ़ेंगे। चित्र में देखिए, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में बंबई की यह एक सड़क है। देखो भाई, ये बंबई की क्या है, ये सड़क है जिसके बारे में आपको बताया गया है। इसमें बंबई की सड़क पर ये सब काम चल रहा है। बढ़िया सुंदर दृश्य है। जिसने भी ये चित्रकारी करी है, बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा का क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस, सुनो अब जरा इनके बारे में। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए और उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। पुर्तगाली नाविक वास्को दी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने के लिए 1 वर्ष से भी अधिक का समय लगा और वह 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्र यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी अपना अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने के मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया और उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है और वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा हुआ है। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। तो 2 चीजें अपन ने यहाँ पे सीखी, क्रिस्टोफर कोलंबस और किसके, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने कालीकट बंदरगाह पे 1498 में क्या भारत की खोज करी और क्रिस्टोफर कोलंबस ने वेस्ट इंडीज की खोज करी। इन दोनों चीजों में अपन को यह पता चलता है कि देखो, भारतीय उपमहाद्वीप को खोजने के लिए अंग्रेजों के द्वारा या फिर जो विदेशी जो व्यापारी थे उनके द्वारा काफी मशक्कत की गई और फिर बाद में उनका जो इंटेंशन था वो भी अपन को क्लियर था कि उनको मसाले और सूती कपड़ों के लिए व्यापार करने की आवश्यकता थी और वो धीरे धीरे क्या हुआ, व्यापार और अपनी चीजों को बढ़ावा देते गए। धीरे धीरे वो क्या हुआ, मसूलीपट्टनम से कोलकाता और अन्य जगहों पर क्या है, अपनी जो फैक्ट्रियों को बनाकर अपने रहने का स्थान बनाकर और बढ़िया उनका हिसाब किताब करके रुकने और रहने लगे और धीरे धीरे भारत जो है वो अंग्रेजों के मतलब उसमें स्थापत्य में चला गया और उनके अंडर में होता चला गया। आइए चलिए कल्पना करें, आप 17वीं शताब्दी में सूरत के पश्चिमी एशिया की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। इस संबंध में आप कैसी तैयारी करेंगे? तो सोचिए कि 17वीं शताब्दी में सूरत से पश्चिमी एशिया की यात्रा करना है, यानी कि हज की यात्रा करना है। अब सोचो, आपको हज यात्रा पर जाना है तो आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी और आपके मन में किन क्या विचार होंगे, इसकी जानकारी हमें जरूर उसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
और जानते हैं बीच शब्द मंदिर नगर, नगरीकरण, विश्वकर्मा, वाणिज्य केंद्र, ब्लैक टाउन। ब्लैक टाउन वो जगह थी जहां पर क्या हुआ था, जो अंग्रेज थे वो इंडियंस जो उनके अंडर में काम करते थे उनको क्या करते थे, उस जगह पे रखते थे और खुद को फोर्ट फोर्ट टाउन में रखते थे। ब्लैक टाउन, फोर्ट टाउन। तो दोस्तों यहाँ पर आकर हमने अपने एनसीईआरटी के अध्याय 6 को कंप्लीट किया। ये नगर व्यापारी और शिल्पी जन का चैप्टर था। ये बहुत ही सुंदर चैप्टर था, हमें पढ़ने में काफी मजा आया। और इसी ये जो तारतम्य है लगातार बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। इन्हीं तारतम्यों के साथ इतिहास की ये जो बेहतरीन घटनाएं और बेहतरीन जानकारियां हैं जिन्हें एनसीईआरटी के माध्यम से हमें प्राप्त हुई, आपको तक प्राप्त हुई, और इसी लगातार क्रम को हम बनाए रखेंगे जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है। दोस्तों आप सभी से मैं इजाजत लेता हूं, और जाने से पहले आपसे एक निवेदन करता हूं, दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। लेता हूं आप सभी से इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।